हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज अतुल सिन्हा। जैसा मैंने आपको बोला था कि पॉलिटी की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी, और वैसे ही आपने लाइक किया, डिमांड किया। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। अब आप देखिए पॉलिटी साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड से कैसे पढ़ा जाता है, और हाउ टू क्रैक द 2026 सितंबर एनडीए and the CDS as well as civil services 4th of October going to be happen। बच्चों, हमने आपको 1853 तक के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में 1853 का एक्ट पिछले क्लास में कराया था। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द 1858 क्राउन रूल। क्राउन रूल 1857 के ग्रेट सिपाही म्यूटिनी और रिवोल्ट ऑफ 1857। आफ्टर मैथ the crown has taken the government from the company and it started the British ruled by the crown, and that is from the parliament of the Britain। Let us start। Okay, crown rule 1858 से लेके 1947 के पीरियड को हमने 2 लेक्चर में पूरा करना है। फर्स्ट लेक्चर इज 1858। लेट अस स्टार्ट विद 1858 एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं इसको। इट इज बेटर नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। माइंड इट, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ब्रिटिशर्स ने कहा 1850 एक्ट को। इट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी को खत्म कर दिया। ट्रांसफर द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू ब्रिटिश क्राउन। ठीक है ना, उसके सभी पावर को, है ना, गवर्नमेंट के पावर को, टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी को एंड रेवेन्यू ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। बच्चों, मेजर इवेंट्स। Now Governor General is known as Viceroy of India. India was governed by Her Majesty। इसके फीचर देखिए, है ना, that is features of 1858 Government of India Act। ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1858। इंडिया was to be governed by Majesty। अब क्राउन का रूल होगा। The Governor General became the Viceroy। टाइटल चेंज हो गया, अब Viceroy of India होगा। ठीक है ना, वायसराय ऑफ इंडिया हु इज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होगा वायसराय। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। वायसराय ऑफ इंडिया पहला लॉर्ड कैनिंग बन के आया। एंड इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट यहां से खत्म हो जाती है। एबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एज वी हैव डिस्कस, इट वाज स्टार्टेड। ठीक है ना, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करती थी, कोर्ट ऑफ दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि दैट इज कंपनी को रिप्रेजेंट करती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती थी, इन दोनों को एबॉलिश कर दिया। ओके, नेक्स्ट, क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बच्चों, कोई कंफ्यूजन अब आपको नहीं होगा, बिल्कुल अलग अलग तोड़ तोड़ के हमने इतना सिंपल वे में समझाया है कि जैसे फिजिक्स आप समझते हो, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन द सेम वे आ जाइए पॉलिटी। शायद ही किसी बच्चे ने इस तरह से पढ़ा होगा। इट इज माई फॉर्म बिलीव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट न्यू ऑफिस बना, क्लियर कट बात है, vested with the complete authority and control over the Indian administration। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पूरा का पूरा अथॉरिटी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नामक नए ऑफिस को दिया गया। He was a member of British cabinet। ब्रिटिश कैबिनेट का होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड thus responsible to the parliament। वो जवाब किसको देगा? पार्लियामेंट को जवाब देगा। रिस्पांसिबिलिटी उसकी पार्लियामेंट पे हो गई, तो डायरेक्टली पार्लियामेंट का कंट्रोल इंडिया पे हो गया। ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक 15 सदस्यीय काउंसिल ऑफ इंडिया बना। फॉर व्हाट पर्पस? तो टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वायसराय आ गया, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नया ऑफिस आया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए 15 मेंबर, 15 सदस्यीय कमेटी बनी जिसका नाम था काउंसिल ऑफ इंडिया।
ठीक है ना। और उसका काम क्या था, असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को वो सपोर्ट करेगा, उसको उसको सहायता करेगा। काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया वाज ए एडवाइजरी बॉडी, है ना, एक वो दैट इज खाली सलाह देने वाली संस्था बन गई, एडवाइजरी बॉडी है। एंड चेयरमैन वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 15 सदस्यीय मेंबर का दैट इज जो मेंबर थे उसका अध्यक्ष कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय दो पावरफुल पावर पोस्ट क्रिएट हो गया 1858 के बाद। गॉट इट। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद वायसराय आ गया जो सीधे क्राउन को रिप्रेजेंट करता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया जो जिसकी जिम्मेवारी पार्लियामेंट को रिपोर्ट करने की थी। ही वाज रिस्पांसिबल टू द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन। ओके, एंड constituted secretary of state in council, secretary of state in council एक कॉर्पोरेट बॉडी बना, एज ए कॉर्पोरेट बॉडी, एक कॉर्पोरेट बॉडी बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल, कैपेबल ऑफ suing and being sued in India and in England. Legal proceedings can start in India and the legal proceeding can be started against him in the England. Capable of being suing and being sued in India and in England. ये काम हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के इन काउंसिल का, एक दैट इज कॉर्पोरेट बॉडी बना, उसकी क्षमता ये थी। Thus, this act confined to the improvement of the administrative machinery. This act confined to improvement of the administrative machineries. यहाँ के प्रशासनिक सुधार के लिए एक नियंत्रित या कहो कि उसके प्रति या एक्ट था। This act can be considered as a act which was came into being to, that is, rectify the administrative lacunae if there in the India. उनको लगा कि जो भी हम प्रशासनिक सुधार इसमें कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव दैट इज इम्प्रूवमेंट के लिए कौन सा एक्ट आया था, तो दैट वाज एक्ट ऑफ 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद तीन छोटे छोटे एक्ट आए हैं, है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट इन सीकिंग पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियंस। अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि प्रशासन में भारत की भागीदारी, भारत के लोगों की भागीदारी जरूरी है। देयर इज एन दे फेल्ट ए नीड टू, that is due the contribution of the Britishers in administration of India, because of the fact actually they are ruling India. So that's why their soil need can be better understand by the Indian itself. यहाँ की भूमि की जो डिमांड थी, यहाँ के लोगों की डिमांड थी, वो इंडियंस को ही पता है, तो इसके लिए इनका सोचा कि इन्होंने कॉपरेशन ले। तो दैट्स व्हाई द 1861 एक्ट, 1892 एक्ट एंड 1909 एक्ट वे इनैक्टेड। तीन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया है, 1861, 1892, 1909। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एक्ट। काउंसिल एक्ट के नाम से जाना जाएगा। अब आ जाओ एक्ट ऑफ 1861, वेरी इंपॉर्टेंट। It was the beginning of representative institution. रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत है, मतलब प्रतिनिधि सरकार, प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत होती है 1861 से। Viceroy should nominate some Indian as the non-official member of his council. Viceroy should nominate some Indians as non-official member of his council. अपने काउंसिल में नॉन ऑफिशियल के रूप में कुछ इंडियन का दैट इज नामकरण वो कर सकता है वायसराय। अकॉर्डिंगली कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियन को नॉमिनेशन किया, नामकरण किया। कैनिंग ने कौन कौन थे, तो राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव इन 1861। क्लियर कट बच्चों, घोट जाना है इसको, बिल्कुल अलग अलग तोड़ तोड़ के देख लेना है। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ये 3 पहले इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट होने वाले नॉन ऑफिशियल इंडियन मेंबर थे, है ना, कैनिंग के द्वारा नॉमिनेट किए गए। गॉट इट।
Then after process of decentralization started. डिसेंट्रलाइजेशन, जो सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, एकदम बिल्कुल कैटेगोरिकल मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्रशासनिक सुधार में यहाँ पे कुछ भी दिक्कत ना हो ना। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी शुरू हुई थी, एंड विच वाज बिकम क्लाइमेक्स इन 1833, जबकि पूरी तरह से प्रेसिडेंसी वगैरह को लेके बंगाल के अंदर ले आया है और उसके बाद पूरा सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन दिखने लगा है, तो उसका डिसेंट्रलाइजेशन अब शुरू हुआ। That is process of decentralization started. Bombay Madras Presidency legislative power restored. Very important point बच्चों, 1861 के है ना काउंसिल एक्ट के द्वारा क्या हुआ, बॉम्बे और प्रेसिडेंसी की लेजिस्लेटिव पावर जो पहले छीन ली गई थी उसको रेस्टोर कर दिया, वापस कर दिया कि हाँ वो कानून बना सकते हैं। लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाना। Thus reverse the centralized tendency of the regulating act 1773, है ना, रिवर्स कर दिया, पलट दिया, उल्टा कर दिया। 1773 के एक्ट के खिलाफ कौन एक्ट है, तो 1861 का काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। इन दिस वे यू हैव टू लर्न बच्चों। हाँ, उसके बाद आ जाइए, लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस इन 1937। क्लियर कट हमने बता दिया है कि जो डिवोल्यूशन, जो विकेंद्रीकरण शुरू हुआ 1861 के एक्ट में, वो 1937 में पूरा हुआ। अलग से क्वेश्चन बन गया, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि हाउ द शिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश थिंक टैंक will occur, that had occurred during those era। 73 में सेंट्रलाइज करता है, 1773 में सेंट्रलाइजेशन शुरू होती है, 1833 में पूरा होती है ना। 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्लाइमेक्स पे पहुंचता है 1937 में, जब अर्थ प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बन गई। गॉट इट? which reached the climax under it, that is act of 1833 डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ 1861 के काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट में, और 1930 में 37 में जब प्रोविंसेस में गवर्नमेंट बन गई तो सेंट्रल डिसेंट्रलाइजेशन अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया। ये सब यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा, रट्टूमल से नहीं काम चलेगा बच्चों। आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स एंड दैट इज फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट और सिटीजनशिप और ये दैट इज रिसोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इतना मैं आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। प्रेसिडेंट का पावर, आपका 80% पॉलिटी का काम खत्म हो जाएगा। इट इज माय चैलेंज। लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस इन 1937। बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर पूछ लेना मेरे से। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर अकॉर्डिंगली, अब देखिए 61 का 1861 के काउंसिल एक्ट ऑफ इंडिया के बाद क्या हुआ था, क्या होता है। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, पंजाब वर एस्टैब्लिश्ड। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां बना, बंगाल में बना 1862 में। इट वाज फॉर्म इन 1862 इन बंगाल, नॉर्थ वेस्ट दैट इज प्रोविंस में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1886 में, एंड पंजाब 1897। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल नया बना। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज मेड इन बंगाल 1862, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस 1886, पंजाब 1897 वर एस्टैब्लिश्ड। Empower the viceroy to make rules and order for convenient transaction of business in council। 1861 के एक्ट में दैट इज प्रोविंस दैट वायसराय को ये दिया गया पावर कि वो रूल बना सके और ऑर्डर पास कर सके काउंसिल में कोई भी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ऑफ ट्रांजैक्शन अच्छा होने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया, गेव ए रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत पूछा जाएगा, क्वेश्चन अलग से बनेगा, कहां से होता है बच्चों, 1861 के काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट में। And in this way introduced it was introduced by the Lord Canning in 1859। 1859 में that is Canning ने शुरुआत कर दी थी इसकी। तो this is the beginning of the portfolio system, which is the
that is some sort of considered as that is कैबिनेट की तरह की घटना हो गई पोर्टफोलियो सिस्टम के द्वारा, ठीक है ना। इसकी शुरुआत कैनिंग नहीं कर दी थी, तो इसके बाद आ जाइए पोर्टफोलियो सिस्टम है क्या। व्हाट इज पोर्टफोलियो सिस्टम? ए मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट एंड ऑथराइज्ड टू इश्यू फाइनल ऑर्डर, ठीक है ना, जैसे मिनिस्टर होते हैं उस तरह से, ठीक है ना। ए मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल, वायसराय का काउंसिल में था, वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट, जैसे आज कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कई चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज भी होता है किसी के पास, किसी के पास दो दो तीन तीन चार्ज होता है, ठीक है ना। तो उस तरह से चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट उनको दे दिया गया, ऑथराइज टू इशू फाइनल ऑर्डर, कहा गया भैया फाइनल डिसीजन उसके का तुम लो। जैसे कोल मिनिस्टर होता है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर होता है, डिफेंस और फॉरेन कई बार एक आदमी को होता है, कई बार प्रधानमंत्री के पास तीन तीन चार्ज होता है, कैबिनेट होता है, मतलब मिनिस्ट्री होती है, इंचार्ज होते हैं, है ना। उनके कैबिनेट में भी कई लोग होते हैं कि दो दो को देखते हैं। इन द सेम लाइन पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्टेड हो गया, और फाइनल ऑर्डर लेने का मतलब डिवोल्यूशन ऑफ द पावर। ओके, empower the viceroy to issue ordinances during the emergency for 6 months। अधिनियम जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहती है, तो आपको पता है ना कि ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू कर सकता है, प्रेसिडेंट इशू कर सकता है, मतलब कैबिनेट रिकमेंड करती है तभी पास हो तो ऑर्डिनेंस आता है। और उसके बाद जब पार्लियामेंट सेशन में आती है, तो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में उनको फिर से ऑर्डिनेंस को पास कराना होता है। अगर पास नहीं भी होता है, तो ऑर्डिनेंस के अंतर्गत लिए गए निर्णय बाकी बचे रह जाते हैं, बट ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता है। अगर दोनों पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है। ऑर्डिनेंस का पावर जब तक वो इन्फोर्स में है, एक एक्ट की तरह ही है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला के अगर सेशन में नहीं है पार्लियामेंट, तो कोई भी नया रूल ला सकती है, ठीक है ना। तो उस तरह से empower the viceroy to issue ordinances during emergency for 6 months। वहां ध्यान में रखना है कि 6 मंथ के लिए ऑर्डिनेंस वहां पे आ सकता था। दिस वाज इन 1861 काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। ये सारी बातें आपको मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दी, क्रिस्टल क्लियर है। इतना आपको मेरा वीडियो सुनिएगा तो आपको क्लिक करेगा जाके एग्जाम में, बिल्कुल। अब आ जाइए एक्ट ऑफ 1892। काउंसिल ऑफ इंडिया 3 में बोला था 1861, 1892, 1909। तो 1892 का देखो, इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, आपको कुछ नोट बनाने का जरूरत ही नहीं है। जैसे हमने बनाया है इसी को अपना नोट कर लो और जाके रिवीजन करो। रिवीजन में भी सिविल सर्विसेज के बच्चे जो आज 4 अक्टूबर को यूपीएससी पीसीएस दैट इज यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का में प्रीलिम्स लिखेंगे, टिक करेंगे, उनके लिए भी रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है। इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल एज वेल एज इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोनों में है ना, नॉन ऑफिशियल मेंबर को तो बढ़ा दिया, बट द ऑफिशियल मेजोरिटी वाज मेंटेन। सरकार अपनी मेजोरिटी रखेगी, इंडियन को नहीं देगी, ये इसने कहा, ठीक है ना। ऑफिशियल मेजोरिटी वाज मेंटेन, ऑफिशियल मेजोरिटी बनी रहेगी, कोई रूल पास नहीं कर पाएंगे इंडियन उनके खिलाफ। उसके बाद आ जाओ, गेव द लेजिस्लेटिव काउंसिल पावर ऑफ डिस्कसिंग बजट, बजट पे डिस्कस कर सकेंगे, एड्रेसिंग क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से कार्यकारी से क्वेश्चन पूछ सकेंगे। ये बजट में लेके आ रहा हूं बच्चों, इकोनॉमिक्स की क्लास वेरी सून अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। 10 अगस्त से मेरा एक नया बैच लॉन्च हो रहा है सीडीएस सीएपीएफ एफकैट के लिए, इन विच आई विल टीच द साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की क्लास मैं अभी स्पेशल क्लास विद इन 1 और 2 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें बजट और दैट इज ऑल डिटेल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एकदम करंट ही, बिल्कुल करंट डेटा के साथ आपके सामने होगा। ओके, तो डिस्कशन बजट का, बजट में हम लोग देखेंगे कि क्या है। एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, ये दे दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर। उसके बाद आ जाइए, प्रोवाइडेड नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ, है ना, नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन करेगा? वायसराय, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ
वायसराय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ किसके किसके करेगा बेटा, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन पे एंड द बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं आप भी कुछ भी पढ़े हैं, अगर वो सारे नोट्स में मिल जाए आपको तो मेरे को बताइएगा, इस तरह से तोड़ के कि किसके किसके है ना, दैट इज रिकमेंडेशन पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में है ना नॉन ऑफिशियल्स को मेंबर को इंक्लूड किया जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेगा, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना। ये दोनों के रिकमेंडेशन पे सेंटर में, और स्टेट में आ जाइए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन करेगा, बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत अच्छा। क्या है, गवर्नर के रिकमेंड, गवर्नर को रिकमेंड कौन कौन करेगा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में, तो यहाँ पे हमने आपको 6 नाम दिया है, एकदम एग्जैक्टली अलग अलग, कोई ऑब्जेक्टिव की तरह आपको दिख रहा होगा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स एंड चैम्बर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चैम्बर्स का मतलब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये सारे लोग रेकमेंड करेंगे गवर्नर को। तो गवर्नर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर को रेकमेंड, दैट इज नॉमिनेट करेगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वायसराय करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। बड़ा पावरफुल था संस्था। तो ये चीज आपको क्लियर कट हो गया। अब आ जाइए, इट मेड ए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर इलेक्शन। हम इलेक्शन तो डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि नॉमिनेशन था ये दोनों में, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन तो पब्लिक का हो रहा था ना इंडियन को वहां पे। कम से कम बजट पास करने में नहीं था तो बजट में भाग ले सकते थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे। क्वेश्चन पूछना ही एक अपने आप में चेक एंड बैलेंस होता है, ठीक है ना। तो ये तो डेमोक्रेसी का एक मेन दैट इज पिलर है। तो इसलिए आप क्वेश्चन पूछा गया तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन तो मिला। इट मेड लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन बोथ हैव द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बिकॉज ऑफ द फैक्ट द that is unofficial members could be nominated and they have some say, they can discuss the budget and all those things at the center as well as in the provinces. Got it? अब आ जाइए, वेरी विवादास्पद, वेरी डिस्प्यूटेड एक्ट ऑफ 1909। अब आप एकदम एक्सट्रीम कोर टॉपिक में चल रहे हैं। आपको 1861 का, 1853 का, 1858 का, इस सारे एक्ट को मैंने बहुत सिंप्लीफाई वे में करा दिया है। इट विल हेल्प इन द हिस्ट्री पेपर आल्सो एज वेल एज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल का डेवलपमेंट में भी आपको सहायता मिल रहा है। अब आप ये सब पोर्शन तो खूब पढ़ते रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा चर्चा होते रही है, लेकिन मेरा तो उद्देश्य यह है कि कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है नोट पर, दैट इज क्वेश्चन विल बी लेफ्ट अनटर्न्ड। क्योंकि मेरे को अपना यूपीएससी का एग्जाम याद है कि जब मैं क्वेश्चन लिखता था, देता था ना, तो पूरे ग्रुप में कोई कोई चीज ऐसा होता था गुड़ की जो कि मेरा ही सही होता था, किसी का नहीं सही होता। और डिस्कस करूंगा वो एट द पॉइंट। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, मॉर्ले एंड मिंटो रिफॉर्म्स, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक उस समय का दैट इज वायसराय, ठीक है ना। इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ। 1909 के दैट इज एक्ट में क्या हुआ, स्टेट में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में और सेंटर पे और प्रोविंशियल काउंसिल में दोनों जगह लेजिस्लेटिव काउंसिलर का संख्या बढ़ा दिया। इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब काउंसिलर बढ़ा दिया। सेंटर पे 16 से 60, at center it becomes from 16 to 60 and provincial number not uniform। प्रोविंस में नंबर नॉट यूनिफॉर्म मतलब जैसा जैसा प्रोविंस था वैसे वैसे अलग अलग राज्य में अलग अलग काउंसिलर बढ़े। तो इसके लिए इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, नहीं रटना है, कुछ नहीं करना है, बस इतना पे छोड़ देना है। आगे आ जाइए, ऑफिशियल मेजोरिटी एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रिटेन। ऑफिशियल जो सेंटर दैट इज ऑफिशियल जो मेजोरिटी थी उसको मेंटेन रखा सेंटर पे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल अलाउड टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। ये मेजर शिफ्ट हो गया बच्चों। पूछा जाएगा कि प्रोविंसेस में इंडियन के लिए मेजोरिटी कब अलाउ कर दिया ब्रिटिशर्स ने, आंसर क्या होगा, 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। Okay, enlarge the deliberative function of the legislative council at both level। enlarge the deliberative function मतलब
दैट इज वार्तालाप करना। वार्तालाप करना, इंडियन वहां पे बात कर पाएंगे, है ना, बातचीत कर पाएंगे, डिस्कशन होगा। तो इन लार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल, सेंटर और प्रोविंस, दोनों जगह पे वार्तालाप की के मतलब क्रियाकलाप को बढ़ा दिया गया बच्चों। अब ज्यादा वार्तालाप कर सकते थे लोग, है ना, टॉक कर सकते थे। फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, ठीक है ना, कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय में, वायसराय के कार्यकारी काउंसिल में पहली बार रिप्रेजेंटेशन कब मिला, तो ना एज वेल एज इन द गवर्नर्स, है ना। फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एंड गवर्नर्स मिला सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, SP Sinha. SP Sinha was the first Indian to join the Viceroy Executive Council as law member, है ना। इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज लॉ मेंबर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर के रूप में SP सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन शामिल हुए। ओके, एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम वाज इंट्रोड्यूस्ड। सबसे ज्यादा दैट इज विवादास्पद विषय मैं बता रहा हूँ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मुस्लिम को दिया, एंड एक्सेप्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग चुनाव के लिए, है ना, मुस्लिम अलग चुनेंगे अपना मेंबर, है ना, ये पहला बार प्रोविजन हो गया। दैट इज मुस्लिम मेंबर वर टू बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम वोटर ही मुस्लिम मेंबर को इलेक्ट करेंगे। एंड इन दिस वे लीगलाइज द कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म को लीगलाइजेशन 1909 के एक्ट में मिला है ना। और आपको पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, जो नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां, इन लोगों ने किया था। तो 6 में एस्टेब्लिश हुआ और 9 में उसकी सारी मांगे मान ली गई हैं, बहुत सारी मांगे मान ली गई है। जबकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और कांग्रेस का कुछ नहीं सुना जाता था। और यहाँ पे डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी थी, बंगाल विभाजन किया था करजन ने 5 में, और उसी तरह से ये डिवीजन का दैट इज पॉलिसी उन्होंने अपनाया। और इसमें मुस्लिम दैट इज रिप्रेजेंटेशन दे दिया, मुस्लिम को मेंबर को कहा कि इलेक्ट करेंगे मुस्लिम वोटर्स, दिस लीगलाइज द कम्युनलिज्म इन इंडिया, है ना। इसको क्या किया, तो लीगल बना दिया, तो मतलब कि कानून बना दिया। एंड दस मिंटो is considered as the father of communal electorate in India. मिंटो, लॉर्ड मिंटो जो गवर्नर था, मतलब वायसराय था, he is known as the father of communal electorate। ये क्वेश्चन बन गया आपको, फादर ऑफ इंडियन, है ना। कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है, कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर कौन है, जनक कौन है, तो लॉर्ड मिंटो। गॉट इट। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अब देखिए किसको किसको दिया है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ, है ना, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी, जमींदार्स, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी एंड जमींदार्स, इन सबको। and came to that is Montego Chelmsford report। Montego Chelmsford report आता है बच्चों, it is also known as Government of India Act। Montego Chelmsford report को हम क्या कहते हैं, Government of India Act। it was declared by the British government। British government ने इसको डिक्लेयर किया है, that is Montego Chelmsford, that is was declared by British government on 20th of August 1927। 20th of August 1927 को, that is 1917 सॉरी, Montego Chelmsford रिपोर्ट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है, अगस्त 20 में आया, अगस्त 20 1917 में डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ग्रेजुअल, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। अब वो लोग क्या कहते थे
कि हम ना दैट इज धीरे धीरे आपको दैट इज रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसको, इंडियंस को, दैट इज इन गवर्नमेंट। ओके, on and it come into force in 1921। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाने जाता है, इसका डिक्लेरेशन अगस्त 20 1917 में हुआ। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, है ना, एक प्रतिनिधि सरकार धीरे धीरे बना के हम आपको देंगे। और इसका लागू कब हुआ है, तो 1921। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाइए, फीचर्स क्या थे इसके, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के फीचर्स क्या थे, तो डिमार्केटेड एंड सेपरेटेड दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, केंद्रीय लेजिस्लेचर और दैट इज प्रोविंशियल मतलब दैट इज राज्य का लेजिस्लेचर, दो भाग में डिवाइड कर दिया, डिमार्केट कर दिया, सेपरेट कर दिया, बट वाज सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी, स्ट्रक्चर वाज सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी। गॉट इट। मैंने क्या बताया कि दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में मेन फीचर क्या है, तो इट डिमार्केटेड एंड सेपरेटेड सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, केंद्रीय लेजिस्लेचर विधायिका और राज्य की विधायिका को अलग अलग कर दिया, बट द स्ट्रक्चर वाज सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी। जैसे आज हमारी दैट इज हमारा जो संविधान है उसमें क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, सभी राज्यों का अलग अलग गवर्नमेंट है, बट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी बिना किसी संविधान में संशोधन किए हुए, विदाउट एनी अमेंडमेंट, इट बिकम वेरी मच इन यूनिटरी वन। ठीक है, तो वैसे यूनिटरी इसका स्ट्रक्चर था, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर था, लेकिन प्रोविंस में बांट दिया, सेंट्रल लेजिस्लेचर अलग, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अलग, मेक्स लॉ ऑन देयर रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। सेंटर अपना लॉ बनाएगी, प्रोविंस अपना लॉ बनाएगी, दे कैन मेक्स लॉ ऑन देयर रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। इनका अलग अलग लिस्ट दे दिया गया कि ये सर विषय पे राज्य बनाएगी लॉ, और सम इश्यूज पे प्रोविंस दैट इज सेंटर बनाएगी, वो डिवीजन हो गया। ओके, नेक्स्ट आ जाइए 1919 के एक्ट में ही कि डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला कि दोनों में लॉ बनाएगा, तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू, अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो था, जो प्रोविंस के सब्जेक्ट थे, उसको दो में डिवाइड किया। फिर से देखो, पहले तो सेंट्रल लेजिस्लेचर और दैट इज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को कहा कि अपना अपना कानून बनाएंगे। अब आके यहाँ पे फिर मैं एकदम कैटेगोरिकल बताने का कोशिश कर रहा हूं कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट को टू पार्ट में डिवाइड किया, वन इज कॉल्ड ट्रांसफर्ड, अनदर वन इज कॉल्ड रिजर्व। वन इज ट्रांसफर्ड, अनदर वन इज कॉल्ड रिजर्व। ट्रांसफर्ड में देखिए टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर। ट्रांसफर्ड जो इशू है उस पे गवर्नर लॉ बनाएगा अपने मिनिस्टर के सहयोग से, ये एडमिनिस्ट्रेट होगा उसके द्वारा। और रिजर्व पे कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर एंड हिज काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ पे दैट इज रिजर्व पे गवर्नर और हिज काउंसिल मिलकर करेगा। एंड इन दिस वे दिस स्कीम वाज नोन एज डायरकी। इसको बच्चों हम क्या कहेंगे, डायरकी, द्वैध शासन। द्वैध शासन की शुरुआत होती है यहाँ पे भी, स्टेट्स में भी। ओके, एनी प्रॉब्लम? आपको मैंने दो तरह से समझाया। एक तो मैंने बताया कि दैट इज सेंटर में, सेंटर का लेजिस्लेटिव, इसके पहले वाले पेज पे हमने बताया कि सेंट्रल लेजिस्लेचर अलग है और तुमको प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अलग है, और सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अपना अपना कानून बनाएगा। उसके बाद से मैंने बताया कि अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, ठीक है ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को फिर कहा दैट इज सब्जेक्ट को दो भाग में भी डिवाइड किया, सब्जेक्ट को दो भाग में किया। एक हो गया दैट इज ट्रांसफर्ड टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, और दूसरा रिजर्व एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर एंड हिज काउंसिल, मिनिस्टर के द्वारा, काउंसिल के द्वारा। ठीक है ना, और इस तरह से आपको डायरकी की शुरुआत हो जाती है। गॉट इट?
नेक्स्ट आ जाइए, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म। ये इतना कंफ्यूजिंग है बच्चों कि आप अगर इसको समझ ले, बाई कैमरल मतलब दो हाउस, जैसे यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा होता है ना, तो बाई कैमरलिज्म अपर हाउस राज्यसभा के तरह कहते हैं, एक अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, दूसरा लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है, उस तरह से दो बाई कैमरलिज्म, एक अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था उस समय, और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। इसमें दैट इज दो में डिवाइड कर दिया, एंड मेजॉरिटी मेंबर वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, मेजॉरिटी मेंबर्स वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फर्स्ट टाइम। इंडिया में फर्स्ट टाइम इलेक्शन कब होता है? तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, which was came into force in 1921। ओके, तो मेजोरिटी मेंबर जो चुने जाएंगे इलेक्शन के द्वारा पहली बार, भले इलेक्टोरेट मतलब कि इलेक्टोरल कॉलेज जो था वो बड़ा कन्फाइन था, उसके बारे में अभी हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। वेरी कन्फाइन था, आज के तरह यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं था, है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था कि सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, जिनके पास प्रॉपर्टी है वो देंगे, जो टैक्स ज्यादा दे रहे हैं वो देंगे, वो गॉट इट। तो क्या था, वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना, मेजोरिटी मेंबर हो गया। अब आ जाइए वाइसराय एग्जीक्यूटिव मेंबर काउंसिल में जो 6 मेंबर थे, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैव 6 मेंबर, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक 3 मेंबर अदर देन कमांडर इन चीफ व्हाट टू बी इंडियन, है ना, कमांडर इन चीफ दैट इज सेना का प्रमुख नहीं होगा, उसको छोड़ के बाकी 3 मेंबर इंडियन हो सकते हैं, हम 3 यूरोपियन रहेंगे, 3 यूरोपियन रहेगा, जिसमें कमांडर तो होगा ही उसका अपना। ये था वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर में से 3 इंडियन को रिप्रेजेंटेशन 1919 के एक्ट के द्वारा मिला, गॉट इट, जिसमें कि कमांडर इन चीफ नहीं था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब आ जाइए आगे, एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में था, मुस्लिम को दिया था, अब और इंडियन कम्युनिटी को तोड़ना शुरू किया उन्होंने। इंडियन कम्युनिटी में जो भी भारत में विदेश से आए हैं, विदेशी आए हैं, सबको हमने इंडिया के मतलब हिंदू दैट इज रिलीजन ऐसा है कि हर धर्म को अपने में समाहित किया है। सिख यहीं से निकले हैं, क्रिश्चियन भी हैं, उनके यहाँ भी सारे हिंदू जाते हैं ना, चर्च में भी जाते हैं, एंग्लो इंडियन, लेकिन इनको डिवाइड करने के लिए और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को बढ़ाने के लिए इन्होंने बढ़ाते हुए, है ना, इनके दिमाग में तो खुराफात था, इन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट जो खाली मुस्लिम को दिया था, अब किसको किसको दे दिया, 1 नंबर सिख को, दूसरा इंडियन क्रिश्चियन को, तीसरा एंग्लो इंडियन को, चौथा यूरोपियन। ये 4 पॉइंट आपको याद में रखना है यहाँ पे। इतना क्लियर कट आपको पॉलिटी शायद ही मैंने किसी की लेक्चर देखी नहीं है, बट मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि दिस इज माइंड ब्लोइंग, ये आपके दिमाग में छा जाएगा। अतुल सिन्हा की एक एक आवाज आपके दिमाग में गूंजेगी। अगर आप इस लेक्चर को सुन लेंगे तो आपको फिर रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने जैसे बायोलॉजी आपको समझाया है कि बायोलॉजी रटने का चीज नहीं है ना, सीबीएसई ने रटने की विद्या को बिल्कुल नकार दिया है, पॉइंट वाइज, ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव मेथोडोलॉजी हैज बीन डिस्कार्डेड। जो एजुकेशन पॉलिसी आज को समझ पाएगा वही कर पाएगा। हाईली मैथमेटिकल आपको दिख रहा होगा, साइंटिफिक दिख रहा होगा ये पॉलिटी का टॉपिक। देखिए यहाँ पे सिख को, इंडियन क्रिश्चियन को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियन को, 4 को अलग कर दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, कब दे दिया जी, तो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, पार्लियामेंट रिफॉर्म्स जिसके नाम से को भी जानते हैं उसको, एक सेकेंड में, and granted franchise on the basis of what I was talking about, ग्रांटेड फ्रेंचाइजी ऑन द बेसिस ऑफ, किसको किसको दिया, किस बेसिस पे दिया, एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं दिया है। जो लोग चर्चा करते हैं कि अंग्रेजों का राज बहुत अच्छा था और यहाँ पे कोई दैट इज डेमोक्रेसी नहीं है, बोलने का राइट नहीं है, वो थोड़ा समय महसूस करके देखे कि हाँ उस जमाने में आप जी रहे थे, तब आप देखिए कि ब्रिटिशर्स का रूल कैसा था और आज की सरकार का रूल कैसा है। डेमोक्रेसी, the worst democracy is far better than any autocracy in the world। ये जान लीजिए, लोकतांत्रिक सरकार चाहे जितना घटिया भी हो,
राजतंत्र से काफी अच्छा होता है। तो यहाँ किसको दिया, ग्रांट किया फ्रेंचाइजी को? तो प्रॉपर्टी, जिसके पास पैसा ज्यादा है, टैक्स, जो ज्यादा सरकार को टैक्स देता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, लो सबका छीन लिया बाकियों का। रिप्रेजेंटेशन वैसा नहीं मिला है जैसा लोग कहते हैं कि हाँ हमको मेरे रिप्रेजेंटेशन मिल गया, वोट देने का अधिकार मिल गया। नो, लिमिटेड लोगों को मिला। जो विस्टेड इंटरेस्ट वाले थे वो तो मैनिपुलेट भी कर सकते थे, वो गवर्नमेंट से कुछ फायदा भी ले सकते थे, आम पब्लिक को नहीं दिया। आम पब्लिक पढ़ी लिखी कितनी थी? टुडे, आज के डेट में मैं डाटा बता रहा हूँ, किसी को कोई पता भी नहीं है, जिनको बच्चों को बताता हूँ हिल जाते हैं लोग। 8.5% इंडियन आर ग्रेजुएट एट ए टाइम। आज के डेट में 8.5% ग्रेजुएट हैं। उस समय तक गिने चुने लोग होते थे, तो उतने लोगों को दे दिया, उंगली पे गिना जा सकता था। न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर द इंडिया इन लंदन। लंदन में एक न्यू ऑफिस बना जिसको हाई कमिश्नर कहा जाता था। सम वर्क ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गिवन टू हिम। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो यहाँ पे होता था, और एक वायसराय होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कुछ काम लेके दे दिया, एक हाई कमिश्नर लंदन में बैठा दिया। प्रोवाइडेड फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात की। द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926 in accordance with the Government of India Act 1919। 1919 के एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1926 में होती है बच्चों। उसके बाद आ जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेपरेटेड द बजट इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। केंद्रीय बजट अलग, राज्य का बजट अलग, सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट दो भाग में डिवाइड कर दिया। एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कुड इनएक्ट देयर बजट। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो थे, प्रोविंस के जो लेजिस्लेचर थे, वो अपना बजट को लागू कर सकते थे। बजट में लेके आऊंगा बहुत जल्द। उसके बाद स्टैट्यूटरी कमीशन फॉर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर टू बी अपॉइंटेड। और अंग्रेजों ने कहा कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाएंगे 10 साल के बाद, देखते हैं कि इस एक्ट से कितना आपको फायदा हुआ, है ना। तो हम एक नया एक्ट लेके आएंगे, है ना। तो आना था 1929 में, लेकिन अमेरिका का दबाव पड़ा और बाकी सारे प्रेशर ग्रुप बने, और यहाँ पे भी स्वतंत्रता संग्राम चरम पे था, तो उनको साइमन कमीशन को लाना पड़ा। साइमन कमीशन, जिसके की बारे में चर्चा हम लोग अगली क्लास में बहुत जल्द करेंगे, वेरी सून। साइमन कमीशन अप टू 1947। नेक्स्ट लेक्चर गोइंग टू बी हैपन। वेट, enjoy this lecture, and that is follow it, like it, and spread it. And know those who have not subscribed till date, please subscribe. Please subscribe this video so that I encourage to bring the next, that is lecture, very soon. Tomorrow, most probably tomorrow, it will be going to be the third lecture, which bring you up to 1947. Then after we will discuss the resources of the constitution and citizenship, and accordingly successive, that is topics will arise. मैं आपको बता दिया, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, और आपको एग्जीक्यूटिव का फंक्शन अगर ठीक से बता दिया जाएगा तो 80% काम आपका हो जाएगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा। जो बच्चे पहले से पढ़े हैं उसको दोबारा देखें, एंजॉय करें, कंपेयर करें। जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो माइंड ब्लोइंग है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज अतुल सिन्हा फ्रॉम अन अकेडमी एट द यूट्यूब फॉर यू बच्चों। गुड बाय, सी यू फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।